हाँ जी दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? टुडे वी आर स्टार्टिंग विद सेकंड लेक्चर। ठीक है, पहला लेक्चर हम बाबू देख चुके हैं। उसमें हमने क्या देखा, सिर्फ इतनी सी बात है, हमने उसमें ऑडिट का बैकग्राउंड देखा था। ऑडिट क्या है, कैसे है, क्यों है। ठीक है, कुछ उसके मैंने 3 एग्जाम्पल भी आपको दिए थे। तो आज हम आगे करने वाले हैं और पार्ट पार्ट में करेंगे। ठीक है, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है तो उसको छोटे छोटे पार्ट में हम करेंगे। तो हमने बाबू यहाँ पर पहले मीनिंग ऑफ ऑडिट देख चुके थे। ठीक है जी। आज जो बाबू बात है कहाँ की, आगे की मतलब आज हम करेंगे अपना मीनिंग ऑफ जनरल पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमने आपको सिखाया था। सर क्या सिखाया था आपने? हमने बाबू आपको बताया था कि ऑडिट किसका होता है। वैसे तो दुनिया जहान का आप ऑडिट कर लो, लेकिन हम जो यहाँ पर सीखने के लिए बैठे हुए हैं, करने के लिए बैठे हुए हैं, वो हम बैठे हुए हैं किसके लिए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। तो सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बता दीजिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते क्या है। तो बाबू यही आपका क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि व्हाट डू यू मीन बाय द जनरल पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, उसके बाद हम जो देखेंगे यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब कौन कौन यूजर्स होते हैं, कौन कौन यूज करते हैं। ठीक है जी। और तीसरा जो हमारा टॉपिक होगा आज का, वो होगा एडवांटेजेस ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिट। इंडिपेंडेंट का मतलब मैंने आपको डिटेल में बताया था। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं दिया है तो बाबू आप पहला लेक्चर देख के आए, क्योंकि तभी आपको ये वाला लेक्चर समझ आने वाला है, अदरवाइज ठीक है, अदरवाइज आप जानते हैं कंफ्यूजन क्रिएट रहेगी। तो चलिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आपको लेके चलते हैं जर्नल पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या होता है सर? हम ऑडिट किसका करते हैं सर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है आप पहले से जानते हो, कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो दे रखा है, अच्छा एक चीज़ और, हमने जो कॉन्सेप्ट किया था पहला, उसमें हमने 2 MCQs देखे थे। तो मैंने आज देखा मुझे एक क्वेश्चन और भी मिल गया है। ठीक है, तो वो भी मैंने डाल दिया, लेकिन वो मैं कराऊंगा लास्ट में या फिर इस कॉन्सेप्ट के बाद। तो हमारा आज का जो सेकंड कॉन्सेप्ट है, वो बाबू है जनरल पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं। देखो मैं आपको शुरू से बोल के चलता हूँ कि भैया एक कंपनी है, कंपनी में मेंबरों ने पैसा लगाया होता है, और वो मेंबर चाहते हैं कि हमारा पैसा सेफ्टी से इस्तेमाल हो, यूज़ हो, उसका मिस यूज़ ना हो। तो मैनेजमेंट क्या करती है? मैनेजमेंट अकाउंट्स बनाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है। ठीक है, अभी देखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या क्या होते हैं, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कम क्या कहते हैं मैनेजमेंट बनाती है, तो बात यहाँ पे थी क्या वो रिलायबल है, मतलब भरोसेमंद है। तो हमने कहा सर भरोसेमंद नहीं है। तो हमने कहा ये इंडिपेंडेंट ऑडिटर से, जो ऑडिट करता है उसको बोलते हैं ऑडिटर। इंडिपेंडेंट ऑडिटर से आप क्या करा रही है, इसको ऑडिट करा लीजिए। ठीक है, तभी ये माना जाएगा कि भैया ये जो है आपका स्टेटमेंट रिलायबल है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत ही इजी है, कुछ इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लड़ाना। ठीक है, क्योंकि हमारे कोर्स का पार्ट है। कई बार क्या होता है, मुश्किल चीज़ हमने पढ़ी नहीं होती और इजी चीज़ भी हमने पढ़ी नहीं होती। क्यों? क्योंकि बहुत इजी होती है सर, ये तो आएगी नहीं एग्जाम में, और वही एग्जाम में आ जाती है। तो हर तरफ से मारे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड इनकम स्टेटमेंट, जो जिसको आप प्रॉफिट एंड लॉस भी बोलते हैं। क्या बताता है प्रॉफिट? या तो प्रॉफिट बताएगा या लॉस बताएगा किसी पार्टिकुलर ईयर पर। इट इंडिकेट्स परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉफिट, अर्न और लॉस इंकर्ड बाय एंटिटी ड्यूरिंग द पार्टिकुलर ईयर। कोई नई चीज नहीं है, बहुत इजी है। उसके बाद है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आप क्या देखते हो? बैलेंस शीट में आप पोजीशन ऑफ द एंटिटी, बैलेंस शीट इट शो पोजीशन ऑफ द एसेट और लायबिलिटी ऑफ एन एंटिटी अ पार्टिकुलर डेट। सेम वही कॉपी पेस्ट करके लाइन लिखी हुई है। ठीक है, उसके बाद कहता है बेटा कैश फ्लो। ये भी क्या होता है कि आपकी क्या होती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, जो मूवमेंट बताती है। सर ये तो कोई नई बात तो आपने बताई नहीं। कैश फ्लो ये तो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं 11th से 12th से, और हमने सीए फाउंडेशन में पढ़ा है। इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ कैश फॉर अ पीरियड। दिस स्टेटमेंट क्लासिफाई कैश इनफ्लो और आउटफ्लो इनटू 3 प्राइम एक्टिविटी: ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। आप तो इसके मास्टर हो। ठीक है, अब देखो जिस चीज को मैं कम टच कर रहा हूँ ना, तो इसका मतलब ये समझ लेना वो कम इंपॉर्टेंट है। जहां पर टाइम ज्यादा लगाना होगा ऑब्वियस सी बात है मैं वहां टाइम ज्यादा लगाऊंगा, जहां पर टाइम कम लगाना होगा ऑब्वियस सी बात है मैं वहां पर टाइम कम लगाऊंगा। तो आप ये ना देखेंगे सर ये तो आप ऐसे ही रीडिंग कर रहे हो, पढ़ा रहे हो, क्योंकि इसमें कुछ पढ़ाने का है ही नहीं, आप पहले से करके आए हो। बस ये जनरल पर्पस क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो उसकी डिटेल दे रखी है। उसके बाद कहता है नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट आपने फर्स्ट ग्रुप में
क्या कहते हैं, एक फाइनल अकाउंट का चैप्टर पढ़ा होगा, जहाँ पर आपको नोट्स टू अकाउंट बनाने होते हैं, मतलब डिटेल होती है। डिटेल बेटा किस चीज़ की होती है, किसी भी चीज़ की डिटेल हो सकती है, जैसे कि मान लो इक्विटी की डिटेल है। अब आपने टोटल कैपिटल लिख दी, किसमें, बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड में, शेयर होल्डर फंड में। तो वो टोटल कैपिटल कहाँ से आई, इक्विटी से आई, प्रेफरेंस से आई, कितना रिजर्व एंड सरप्लस है, कितना सिक्योरिटी में, उसका जो बाइफिकेशन होता है वो नोट्स में दिया जाता है। तो इसको भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट माना जाता है। ये पार्ट फ्रॉम द अबव थ्री नोट्स टू द अकाउंट फ्रॉम एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। थ्री नोट्स की बात करें, जैसे कि आप मान लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, जो आपने कैश फ्लो पढ़ी थी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, और ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। ये तीनों एक्टिविटी हैं। आप इसका टोटल लिखते थे, लेकिन वर्किंग नोट में आपको करते थे ना, कि मतलब वो कहाँ से आया, तो उसी की डिटेल बोल रहा है। नोट्स टू अकाउंट्स आर बेसिकली डिस्क्लोजर और एक्सप्लेनेटरी नोट अबव थ्री गिवन वेरियस शेड्यूल। शेड्यूल आपको बताइए, फर्स्ट ग्रुप में आप पढ़ के आ चुके हो। अब यहाँ मत पूछने लग जाना कि सर हमने तो फर्स्ट ग्रुप में सॉरी नहीं पढ़ा। मूवमेंट नंबर लाइक रिवेन्यू का, ऑपरेटिंग का, और ये बेटा नेट नहीं है, नेट है, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, नेट इनकम और एक्सेट्रा। और लास्ट है चेंज इन इक्विटी, जो मैं आपको बता ही चुका हूँ। ठीक है जी। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह का कोई डाउट होना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ समझने का तो है ही नहीं। ठीक है, ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। एक कॉमर्स का बच्चा जो सीए कर रहा है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो सीधी सी बात है अवेयर होगा। ठीक है, अब पास्ट ईयर में एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, तो क्वेश्चन आएगा राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन जनरल पर्पस ऑफ फाइनेंशियल। साहब ये जो क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिस मैनुअल में भी दे रखा है। ठीक है, और 2005 में ये आया हुआ भी है। तो आप इसको बिल्कुल इग्नोर भी नहीं कर सकते कि सर करना ही नहीं है। ठीक है, बात समझ आई जी सर। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसका एमसीक्यूज भी बन सकता है, जो क्या कहते हैं, मैं कुछ भी एमसीक्यू जो है खुद से नहीं बना रहा, कि मैंने मेरे पास तीन ऑडिट की बुक रखी हुई हैं, और तीनों को मैंने अच्छे से स्टडी किया है, और वहीं से मैं क्या करता हूँ, ये एमसीक्यूज वगैरह निकालता हूँ। तो इसलिए टेंशन मत लेना कि सर आप अपनी तरफ से एमसीक्यूज बना रहे हो। हाँ, एक एक चीज़ और, अभी आप अपना स्टडी मटेरियल मत खोलिएगा जब तक ये चैप्टर मैं पूरा कंप्लीट ना कर दूँ। एक बार मैं चैप्टर कंप्लीट कर दूँ, फिर आप खोल लीजिएगा, आप उसमें देख लीजिएगा कि सर कहाँ से क्या छूटा है आपका। ऑब्वियस सी बात है, 100% कवरेज में यहाँ पर कर रहा हूँ, कुछ भी आपका छूटेगा उसमें नहीं। अभी सर क्यों मना कर रहे हो, तो हो सकता है अभी वहाँ कुछ और चीज़ लिखी हुई हो, उसको पढ़ाने का तरीका मेरा दूसरा हो, तो उस चीज़ के लिए बोल रहा हूँ। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल इंक्लूड प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, नोट टू ऑल ऑफ दीज। जी सर, ऑल ऑफ दीज। ठीक है जी, यानी कि ये नहीं है, ये नहीं है, सॉरी ये भी है, और ये भी है, और ये भी है, तो इसका मतलब ऑल ऑफ दिस हो गया। आंसर इसका ये हो गया। फिर बाबू अगला क्वेश्चन आता है, अगला कॉन्सेप्ट है हमारा, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन इस्तेमाल करता है, मुझे ये बताओ। मुझे ये बताओ सबसे पहले कि आप कोई भी ईएमआई पे फाइनेंस कराते हो कुछ भी, तो सबसे पहले वो क्या मांगते हैं। सपोज आप क्या कहते हैं, कार खरीदने गए, आप कार खरीदने गए, तो तो आपसे कौन सा डॉक्यूमेंट मांगा जाता है, सबसे पहले कहते हैं सर आप अपनी बैंक की स्टेटमेंट दे दीजिए कि भैया आप पे कर भी पाएंगे लोन की जो इंस्टॉलमेंट है या नहीं, कहीं हम इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों ही अटके रह गए। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन है, कौन कौन इंटरेस्टेड है। ये आपने 11th क्लास में भी सीखा होगा। ठीक है, 11th क्लास में फर्स्ट चैप्टर जब अकाउंटिंग आपने स्टार्ट किया होगा, तो वहाँ आपने सीखा होगा यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब कौन कौन लोग यूज़ करते हैं। अब वो इंटरनल भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, तो वो हमारा मैटर यहाँ पर नहीं है। हमारा मैटर सिर्फ इतना सा है, कौन कौन लोग यूज़ कर सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किसका किसका इंटरेस्ट है। सबसे पहले बात आती है ऑनर की। देखिए ऑनर, प्रोप्राइटरशिप है तो ऑनर, और अगर शेयर होल्डर, अगर कंपनी है तो शेयर होल्डर। वो क्या चाहेगा मुझे बताओ, मुझे बताओ वो क्या चाहेगा। वो चाहेगा कि उसकी कैपिटल में ग्रोथ हो, उसको डिविडेंड प्रॉपर मिलता रहे, और उसके क्या कहते हैं कैपिटल की भी सेफ्टी हो, रिस्क कम हो। ठीक है ना, तो वो यही चाहेगा। तो वही बात लिखी हुई है यहाँ पर, मैंने एक पिक्चर्स भी देखी है, टू इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस ऑनर ऑफ द बिजनेस। देखो ये चाह रहा है कि भैया मेरे दोनों हाथ पैसों से भरे रहें। ठीक है, ये ऑनर है। और शेयर होल्डर क्या चाहता है, शेयर होल्डर,
शेयर होल्डर कौन होते हैं? जो कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ये आपने सीखा होगा 12th क्लास में। ठीक है, देखो कितना इंटरलिंक है। 12th क्लास में आपने सीखा होगा इश्यू ऑफ शेयर का चैप्टर। वहां पर आपने सीखा होगा कैसे कैसे कंपनी शेयर इशू करती है और कैसे कैसे ये लोग पैसा लगाते हैं, वो आपने डिटेल में जर्नल एंट्री सीखी थी। तो ये क्या चाहते हैं? प्रॉफिटेबिलिटी चेक करना चाहते हैं, बिजनेस की हर साल ग्रोथ हो, प्रॉफिट मिलता रहे, डिविडेंड मिलता रहे। ठीक है, उसके बाद आती है मैनेजमेंट। मतलब ये लोग आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होते हैं? इंटरेस्टेड होते हैं। हम यहाँ इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, किसका कौन सा इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो हमने पहले बताया एक ऑनर, ठीक है, और एक हमने बताया क्या? शेयर होल्डर। अब यहाँ दूसरी बात आती है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इंटरेस्टेड होती है। सर कैसे इंटरेस्टेड होती है? अब देखो टाटा कंपनी ने अपनी कार नैनो लॉन्च की होगी, बोलो हाँ के ना। तो जब उन्होंने नैनो कार लॉन्च कर रहे होंगे तो उन्हें कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की पोजीशन देखते हुए देखा होगा क्या हमें यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, क्या हमारे एग्जिस्टिंग बिजनेस कंटिन्यू चल रहे हैं या नहीं चल रहे, क्या वो प्रॉफिट मेकिंग है या नहीं। तो इस टाइप के डे टू डे, ये तो खैर लॉन्ग टर्म डिसीजन हो गया, लेकिन मैनेजमेंट कुछ होते हैं लॉन्ग शॉर्ट टर्म डिसीजन जो डे टू डे, भाई किसी एम्प्लॉयर को हायर करना है नहीं करना, किसी टेक्नीशियन को हायर करना ही नहीं करना, किसी इंजीनियर को हायर करना ही नहीं करना, पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ सैलरी बननी है, यानी डे टू डे डिसीजन फॉर डे टू डे डिसीजन मेकिंग, परफॉर्मेंस और इवेल्युएशन। मतलब अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस चेक करने के लिए। ठीक है, मैनेजमेंट क्या करता है? डे टू डे डिसीजन लेता है। आप देखो इसकी मैंने पिक्चर जो है ना पीछे दे रखी है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से होता है मैनेजमेंट। ये कुछ कंपनी के बीओडी बैठे हुए हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, और ये डिसीजन ले रहे हैं। उसके बाद देखो क्रेडिटर इंटरेस्टेड है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। सर मेरे को बताइए क्रेडिटर क्यों इंटरेस्टेड होगा, मुझे बताइए। वो रॉ मटेरियल आपको सप्लाई करता है, वो चेक नहीं करेगा कि भैया आप क्या उसका पैसा टाइम पे पे कर पाओगे नहीं कर पाओगे। भाई अगला वो भी बिजनेस कर रहा है, वो भी आगे किसी से गुड्स खरीदेगा। ठीक है ना, तो जो गुड्स खरीदे वो चेक करे। मान लो आप हो, ये आप हो, आप पहुंच गए मार्केट में कि जी मेरे को 10 करोड़ रुपए का स्टॉक चाहिए, परचेज करनी है मुझे। अब ये 10 करोड़ रुपए का, सॉरी आपने सर लाख लिख दिया, ये लो 10 करोड़ हो गया, सी लगा दिया। अब ये 10 करोड़ की हम बात कर लेते हैं। मान लो 10 करोड़ बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है और आप चले गए। अब क्रेडिटर से कह रहे हो भाई हम तो 2 महीने का क्रेडिट पर गुड्स लेते हैं। तो क्रेडिटर ये सोचेगा नहीं भाई 10 करोड़ रुपए का आपको स्टॉक ऐसे ही पकड़ा देगा। वो चेक नहीं करेगा, भैया अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखा दो, आप पहले किससे गुड्स खरीदते थे, पहले क्या पीरियड था आपका, कितने दिन में पैसा लौटा देते थे, और आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपकी पोजीशन कैसी है, सारा कुछ चेक करेगा नहीं करेगा? मुझे पहले इस चीज़ का जवाब दे दो, बोलो क्या वो चेक करेगा नहीं करेगा? तो इसीलिए आप पहुंच गए ऑडी की गाड़ी लेके और देखा कि भैया ये तो आज एक कस्टमर आया ऑडी लेके आया है। हालांकि अब वो चेक करेगा कि ऑडी आपकी अपनी है, कहीं किराए की तो नहीं उठा लाया, किसी दोस्त की तो नहीं मांग के लिया है। तो इसलिए वो चेक करेगा कि भैया आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्टेड है कि भैया उसकी क्रेडिटनेस बनी रहे। ठीक है, तो वही चीज यहाँ लिखी है, फॉर जजिंग क्रेडिट वर्थनेस ऑफ द एंटिटी। मतलब वो देखना चाहेगा फाइनेंशियल पोजीशन से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से फाइनेंशियल पोजीशन की, कंपनी की हालत कैसी है, कंपनी की पोजीशन कैसी है, साउंड पोजीशन है या वीक पोजीशन है, उस चीज के लिए। उसके बाद है फॉर जजिंग रिकवरेबिलिटी ऑफ देयर ड्यूज, उसके जो ड्यूज हैं क्या वो टाइम पे मिल पाएंगे। तो भैया क्रेडिटर भी आपके क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्टेड है। अब कहता है गवर्नमेंट, देखो गवर्नमेंट क्यों इंटरेस्टेड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? भैया गवर्नमेंट को टैक्स मिलना है, बोलो हाँ के ना। अब टैक्स मिलना है, अगर आपके यहाँ लॉस होगा तो गवर्नमेंट कहेगी भैया देखे तो सही क्या वाकई में ही लॉस है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो दिखा दो ऑडिट किए हुए ऑडिटर से। अगर उन्होंने कहा कि भैया ये देखो जी लॉस है, ऑडिट भी हो चुका है, सब कुछ बढ़िया हो चुका। ऑडिट का मतलब क्या होता है? ऑडिट का मतलब यही होता है कि भैया एक ऑडिटर ने चेक कर लिया और उस पर अपनी ओपिनियन दे दिया है कि भैया, उस पर कमेंट कर दिया है कि ठीक है जी ये कंपनी की हालत थोड़ी ऐसी है। जो भी होगा वो अपनी रिपोर्ट में लिख देगा। जिस तरह से डॉक्टर अपनी रिपोर्ट में लिख देता है ना कि भैया ये मरीज को ये डिसीजेज हो रही हैं या ये प्रॉब्लम हो रही है, ठीक उसी तरह से ऑडिटर भी कंपनी की पोजीशन जैसी भी होगी वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लिख देगा। ठीक है, तो बस वही बात लिखी हुई है कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स और जीएसटी और एक्साइज के लिए। ठीक है जी, उसके बाद देखो एक और बात लिखी हुई है, एम्प्लॉय भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्टेड है। जी हाँ, आप
अगर आप इन फ्यूचर जॉब करोगे तो आप अपने जो जिस भी कंपनी में जॉब कर रहे हो उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं देखोगे सर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट और हम बिल्कुल देखना भी चाहिए। आपको पता चलेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट भैया कंपनी की पोजीशन कैसी है, क्या सैलरी टाइम पे मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी, ठीक है ना, क्या हमें बोनस मिल पाएगा टाइम पे नहीं मिल पाएगा, और भी फैसिलिटी क्या हमें मिल पाएंगी नहीं मिल पाएंगी। तो इसी हिसाब से क्या है आपका ये भी इंटरेस्टेड है, क्रिएटिंग क्रिएटिंग डिमांड फॉर बोनस, और कह रहा है डिटरमाइनिंग रीजनेबल वेजेस और सैलरी। ठीक है जी। तो ये तो हो गई, ये भी बहुत इजी था, लेकिन बाबू इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है और अभी लेटेस्ट में आया हुआ है। देखो इसका मैं ट्रू और फॉल्स आपको करवाने वाला हूँ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड फॉर द नीड ऑफ सिंगल यूजर्स। बताइए जी, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन में मैंने आपको पढ़ाए हैं, सिंगल यूजर्स पढ़ाए हैं या मैनी यूजर्स पढ़ाए हैं? तो ऑब्वियस सी बात है, स्टेटमेंट क्या है, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। रीजन क्या है, मैनी यूजर्स होते हैं क्योंकि हमने इतने यूजर्स देख ही लिए हैं। ठीक है जी। चलिए यहाँ तक कहानी क्लियर है। अब एक और देख लीजिए इसमें, यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है, ये भी कौन सा, ट्रू और फॉल्स का। देख लीजिए इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और हम ये इजी वाले भी नहीं करके जाते हैं, ये सोच करके सर इजी है, ठीक है ना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर नॉट एप्लीकेबल टू जनरल पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है वहां पर कह रहा है एप्लीकेबल नहीं होते, किस पर, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल नहीं होते। ये तो आप 11th क्लास से पढ़ते हुए आए हो, बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर एप्लीकेबल होंगे? भैया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए। तो ये स्टेटमेंट क्या है, वैलिड है या इनवैलिड है, आई मीन टू से ट्रू या फॉल्स। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। रीजन क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर एप्लीकेबल टू द जनरल पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है जी, बात समझ आई। इतना हमने किया, मुझे नहीं लगता कि उसमें आपको कोई भी तरह की दिक्कत होगी। अब देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, एडवांटेजेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब कि ऑडिट कराने के सर क्या क्या फायदे हैं। मैं आपको बता दूं शॉर्ट में, देखो इसके फायदे क्या हैं। पीएम की एच की पावर 3। सर आप भी तोते की तरह रटाने वाले हो? नहीं बाबू, एग्जाम टाइम में हमारे पास टाइम कम होता है, इसलिए समझेंगे तो सही, लेकिन क्या करेंगे, हमने एक निमोनिक भी बना लेंगे ताकि हमें लर्निंग करने में, रिवीजन करने में थोड़ी आसानी हो। अब इसका मैं पूरा मतलब अभी से बताता हूँ, पीएम एच की पावर 3 का क्या मतलब है। मतलब एडवांटेजेस बता रहा हूँ, ऑडिट कराने के आपको मुझको क्या बेनिफिट हो सकते हैं, या जो हमने यूजर देखे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज करते हैं उनको क्या बेनिफिट होने वाला, तो ये उसी के बारे में। सबसे पहले पीएम एच की पावर 3, प्रोटेक्शन इन ओनर्स इंटरेस्ट। ओनर्स और शेयर होल्डर देखे थे, कहता है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। मोरल चेकिंग ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय जो हमारे यहाँ काम करते हैं, कंपनी के अंदर काम करते हैं, उनकी चेकिंग हो जाती है, डिटेल में चेकिंग होती है कि भैया वो काम ठीक तरह से कर भी रहे नहीं कर रहे, कोई भी अगर प्रॉब्लम होगा, एरर होगा, तभी ऑडिटर पकड़ लेगा। और एच मतलब हेल्पफुल सेटलमेंट ऑफ ऑल डिस्प्यूट, हेल्पफुल रेजिंग लोन, हेल्पफुल इन ऑप्टेन गवर्नमेंट ग्रांट, मतलब गवर्नमेंट ग्रांट लेने में भी क्या है, ये हमारे लिए हेल्पफुल है। तो चलिए पहला यहाँ देखते हैं, इट इज सेफ गार्डिंग द फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ पर्सन नॉट एसोसिएट विद द मैनेजमेंट। अब देखो शेयर होल्डर है बेचारा, वो डे टू डे डिसीजन तो ले नहीं सकता, डे टू डे मीटिंग भी नहीं कर सकता, मीटिंग में भी जा सकता, वो तो साल में एक बार मीटिंग होती है तब जाता है, वो भी एजीएम वगैरह होगी। ठीक है। तो यहाँ पर जो लोग होते हैं जो मतलब एसोसिएट नहीं होते, जैसे कि शेयर होल्डर की बात करूं, बैंक की बात करूं, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। अब आप हो किसी कंपनी में पैसा लगाते हो, मेरी बात ध्यान से समझना, आप किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं और आपका जो इंटरेस्ट है वो सेफ है किससे, ऑडिट से। भाई आपको भी मानना पड़ेगा कि ऑडिट हो चुका है, मतलब एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर ने इसको वेरीफाई कर लिया है, तो आप बिल्कुल उस पर रिलाई कर सकते हैं। ठीक है। तो कहता है इसके इनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। तो यहाँ वही बात लिखी हुई है, इंडिपेंडेंट ऑडिट सेफ गार्ड द फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ पर्सन हु आर नॉट
एसोसिएटेड विद द मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट के साथ एसोसिएट नहीं होते एंटिटी, वेदर दे आर पार्टनर और शेयर होल्डर और बैंकर, वो पार्टनर्स भी हो सकते हैं, शेयर होल्डर भी हो सकते हैं और बैंकर भी हो सकते हैं, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी एक्सेट्रा। दे गेट रियल पिक्चर, कह रहा है इनको रियल पिक्चर दिखाई जाती है प्रॉफिट एंड लॉस की। भाई मैनेजमेंट ने एक प्रॉफिट एंड लॉस बना दिया, हमको उस पर भरोसा करना थोड़ा सा डाउट तो मन में आ ही जाता है कि यार कहीं चोरी चकारी तो नहीं कर रहे, कहीं पैसा इधर उधर लगा दिया हो और हमें बेवकूफ़ बना रहे हो। तो वही चीज़ है यहाँ पर, हमारे इंटरेस्ट को, हमारे मतलब यहाँ पर शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाता है कि भैया आपका पैसा सेफ है, डोंट टेक टेंशन, ठीक है, हमने ऑडिट करा लिया है। अब ये मत कहना कि सर ऑडिटर ही मिला हुआ हो, ठीक है, हम यहाँ पर वो पढ़ रहे हैं क्या लॉ में होना चाहिए, रियल लाइफ में क्या होता है वो तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं, ठीक है। फिर कहता है फ्रॉम द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे कम टू अबाउट द शेयर इन द प्रॉफिट इन द पार्टनरशिप फर्म से आगे, एंड कैन एक्सेप्ट डिविडेंड। मतलब ये सीधी सी बात कर रहा है, ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पोजीशन पता चल जाती है प्रॉफिट है या नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद देखो यहाँ मैंने पिक्चर्स भी दे रखी है, छोटी सी पिक्चर्स ये दे रखी है बैंक की और इसकी। अब यहाँ पर देखो इट एक्ट एज अ मोरल चेकिंग ऑफ एम्प्लॉय। भैया एम्प्लॉय, किसी कंपनी में एम्प्लॉय काम करता है, यानी कि एक बैंकिंग कंपनी का नाम एग्जांपल ले लेते हैं, बैंकिंग कंपनी है। अब बैंकिंग कंपनी है, बैंकिंग कंपनी के एम्प्लॉय काम नहीं करते, अब वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, लेकिन जब ऑडिटर आएगा तो सब कुछ पकड़ लेगा, भाई एम्प्लॉय ने कैश काउंटर पे बैठा कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर दी, तो उनके जो काम का जो इवेल्युएशन है वो भी हो जाता है, ठीक है, एम्प्लॉय का। इट डिस्करेज द देम फ्रॉम कमिटिंग फ्रॉड, मतलब फ्रॉड को रोकने में हेल्प मिल जाती है। ऑफ मोरल चेक्स ऑन देम, दे कैन जज रीजनेबलनेस ऑफ पेमेंट ऑफ सैलरी बोनस, यानी कि एम्प्लॉय जो काम कर रहा है उसकी हम चेकिंग कर लेते हैं कि भैया वो जितनी सैलरी मिलनी चाहिए उतनी ही मिली है, क्या पता ऑनर ने, अब जैसे कि मैं हूँ, मेरी कंपनी है, मैं अपनी कंपनी में काम करता हूँ, अब हो सकता है सैलरी 1 से 1.5 लाख हो, लेकिन मैंने अपने नाम पर सैलरी दिखा रखी है कितने की, 50 लाख की, तो कहीं ना कहीं मन में डाउट तो आएगा ना, 50 लाख की सैलरी, ठीक है। तो वही बात है यहाँ पर, एम्प्लॉय की जो भी वर्क होता है उसको चेक करने के लिए यहाँ पर क्या होता है, एक एडवांटेज मिल जाता है कि अगर ऑडिट आप करते हैं तो उसका भी क्या मिल जाएगा, इनकी भी आप हम क्या कर लेंगे, चेकिंग कर लेंगे, ठीक है जी। फिर कहता है इट इज यूजफुल बैंकर एंड लेंडर। भैया बैंकर जो है रिलाई करती है, बैंक खुद कहती है, अगर बैंक से आप एक बार लोन लेने जाना, सबसे पहले तो कहेगी आप अपनी क्या कहते हैं इनकम स्टेटमेंट दिखाइए, और इनकम स्टेटमेंट भी दिखाइए, वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाइए, वो भी ऑडिट किए हुए। तो वहां पर भी अगर आप लोन वगैरह रियल लाइफ में लेने जाते तो वहां पर भी काम आता है, जैसे कि हमने पहले लेक्चर में हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू देखा था, बोलो हाँ के ना। और आप रियल लाइफ में भी अगर मान लो कभी लोन लेने जाते हो तो सबसे पहले कहते हैं आपकी सैलरी कितनी है, आप लोन पे कर पाओगे नहीं कर पाओगे। तो ठीक उसी तरह से बिजनेस जो है, बिजनेस तो बिजनेस है, कंपनी है, तो बैंक्स वगैरह कहते हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। इट इज यूजफुल फॉर बैंकर, अगर आप ऑडिट कराएंगे तो बैंक भी आराम से उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर भरोसा कर लेगा, रिलाई कर लेगा, ठीक है जी। बैंकर कैन प्लेस ऑन ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाइल मेकिंग डिसीजन अबाउट द क्रेडिट वर्थनेस ऑफ लोन एप्लीकेंट। मतलब क्रेडिट वर्थनेस का मतलब उसको कितने तक का लोन, अब देखो उसकी इनकम तो 1 लाख तक की है, अब वो लोन मांग रहा है 50 लाख का, तो 1 लाख के हिसाब से ही तो, इनकम के हिसाब से ही तो उसको लोन मिलेगा ना, तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। इवन आफ्टर प्रोवाइडिंग लोन द ऑडिटेड स्टेटमेंट ऑफ द बोरोवर हेल्प टू द लेंडर, बस वही बात लिखी हुई है भैया, लेंडर को भी भरोसा हो जाता है। देखो यहाँ पर पिक्चर भी दे रखी है मैंने कि कैसे ये कंपनी को देख के लोन दे रहे हैं, ठीक है जी। और उसके बाद एक और है बाबू यहाँ पर, इट यूजफुल फॉर सेटिंग ऑफ लाइबिलिटी, मतलब सेटल करने में, जैसा कि मैंने बताया था, सेटल करने का मतलब है कि सारी लाइबिलिटी भी आप सेटल करते हो, तो उसमें भी आपको अगर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड हैं तो वहां पर क्या होता है, सेटलमेंट कर लेते हैं। जैसे कि आप गवर्नमेंट के साथ मान लो आपका डिस्प्यूट हो गया,
ठीक है। आप कहते हो कि प्रॉफिट नहीं है, गवर्नमेंट कहती है प्रॉफिट है। अगर आपने ऑडिट कराया होगा तो गवर्नमेंट को भी रिलाई करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। ठीक है भैया, यहाँ से टैक्स हमें नहीं मिलने वाला। तो मेरी बात समझ पाए? बात सिर्फ इतनी सी है, किसी भी ये नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट के साथ ही सेटलमेंट हो, किसी के भी साथ हो सकता है। ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनहांस, इनहांस मतलब होता है बढ़ाना, बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है सारा देखते हैं। बढ़ाता है रिलायबिलिटी ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अर्न बाय द एंटिटी। मतलब सर क्या हुआ, मतलब सिंपल सा फंडा इसका ये है, अगर आप की एंटिटी में प्रॉफिट ही नहीं है या लॉस है तो आपकी कंप्यूटेशन इनकम की उसी हिसाब से होगी। ठीक है, डिटरमाइन द इनकम टैक्स। ऑडिटर ऑल्सो चेक कंप्यूटेशन ऑफ एक्साइज ड्यूटी, जीएसटी। मतलब वो चेक कर लेगा आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के आपके। मैं बार बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, मैं इसको अकाउंट्स भी बोल सकता हूँ, लेकिन अकाउंट्स यहाँ पर वर्ड बोलना सही नहीं रहेगा। अकाउंट्स का वर्ड हम अकाउंट्स में ही बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलेंगे हम। ठीक है जी। उसके बाद है सम टाइम गवर्नमेंट रिक्वायर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेट। कई बार गवर्नमेंट खुद प्रोवाइड करती है, मतलब खुद कहती है। मान लो आप गवर्नमेंट से कोई लाइसेंस ले रहे हो, अब वो लाइसेंस किसी भी तरह का हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि किसी भी तरह का कोई भी लाइसेंस हो सकता है। मान लो आप अल्कोहल चलाने का लाइसेंस लेते हो, तो वहां पर भी गवर्नमेंट देखेगी भैया आपकी कैपेबिलिटी है। अब अल्कोहल छोड़ो सर, आप अल्कोहल की बातें करो। मान लो आपको स्कूल चलाना है, अब स्कूल के लिए परमिशन तो लेनी पड़ेगी ना। और भी कुछ ऐसे बिजनेस करो जिसके लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, जैसे कि मान लो आप टेलीकॉम सेक्टर में जाना चाहते हैं, टेलीकॉम सेक्टर के लिए तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। बोलो हाँ के ना। अब वहाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के भाई इनका प्रोजेक्ट कितने का है, इनकी कैपिटल कितनी इन्वेस्ट हुई है, क्या ये सच में कर पाएंगे बिजनेस या नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये उसी के ऊपर सारी बातें हैं। तो चलिए बाबू, ये कहता है गवर्नमेंट में रिक्वायर्ड ऑडिट सर्टिफाइड स्टेटमेंट बिफोर इट्स गिवन असिस्टेंट ऑफ इशू लाइसेंस ऑफ पार्टिकुलर ट्रेड, किसी खास ट्रेड के लिए लाइसेंस देने के लिए। ठीक है जी। बस आप क्या याद रखना, PMH की पावर 3। ठीक है, प्रोटेक्शन इन ओनर इंटरेस्ट, मोरल चेकिंग ऑफ एम्प्लॉय, हेल्पफुल सेटलमेंट ऑल डिस्प्यूट, हेल्पफुल इन रेजिंग लोन, हेल्पफुल इन ऑब्टेन गवर्नमेंट ग्रांट। दैट्स इट। अब इसका ट्रू एंड फॉल्स क्या बनेगा वो देखो। ये ट्रू और फॉल्स बेटा बुक से निकाले गए हैं। ठीक है। ऑडिट ऑडिट इज एडवांटेजेस टू द गवर्नमेंट, तो आंसर इज यस, क्योंकि गवर्नमेंट का तो है। रीजन क्या है, रीजन पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट यही वाला कॉपी पेस्ट कर देना है। ठीक है जी, तो हम इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। उसके बाद है बाबू, उसका क्वेश्चन कैसे बनेगा। गिव द एडवांटेज ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आपको कम से कम 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो कम से कम आपको 5 पॉइंट ये जो दे रखे हैं मैंने, ये आपको याद होने चाहिए, तभी आप लिख पाओगे। और एक चीज और बता रहा हूँ, पास होने का सबसे अच्छा फंडा है, जिस कॉन्सेप्ट को जब कराया जाए उसको तभी आप क्या कर लो, लर्न कर लो। लर्न करने का काम ज्यादा है सर, क्या सारी चीजें लर्न करनी पड़ती हैं? कुछ चीजें लर्न भी करनी पड़ती हैं एज इट इज, और कुछ चीजें समझ के, और समझ के तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन लर्निंग का काम थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो अब जब भी ये क्वेश्चन आएगा और आप रिवीजन करो PMH की पावर 3, तो आपको फौरन याद आ जाएगा और आप फटाफट से लिख लोगे। MCQs कैसे बनेगा। ऑडिट हेल्पफुल इन सेटलमेंट ऑफ डैश डिस्प्यूट। बताओ, इंश्योरेंस क्लेम, टैक्स लायबिलिटी, ट्रेड डिस्प्यूट फॉर हायर वेजेस और बोनस। क्या ये पढ़ा है हमने? ये पढ़ा है शायद, ये नहीं पढ़ा। तो जब ये पढ़ा है तो इंश्योरेंस क्लेम का सेटलमेंट करने में भी हो सकता है। मैंने ये नहीं कहा था कि किसी गवर्नमेंट के साथ ही डिस्प्यूट हो, किसी के भी इंश्योरेंस कंपनी के साथ डिस्प्यूट हो सकता है हमारा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है जी, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमारे 3 ही थे इसमें और ज़्यादा बड़े नहीं थे। धीरे धीरे आगे हमारी क्लास क्या हो जाएगी बाबू, टेक्निकल होती होती हुई चली जाएगी। इसलिए हम धीरे धीरे इजी इजी टॉपिक अभी कर रहे हैं, ताकि हमारा इंटरेस्ट बिल्डअप हो। हालांकि वैसे बहुत इजी है, और आप अपना फीडबैक सजेशन देते रहें, क्योंकि आपका सजेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि उससे ही मुझे पता चलेगा कि क्या वीकनेस है लेक्चर्स में,
ठीक है, क्या आपको समझ आ भी रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तो आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है बाबू, वो देते रहें। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, इस लेक्चर में तो इतने। थैंक यू दोस्तों।